हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन हरगढ़ पाठशाला क्लास +2 बिजनेस स्टडीज का। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। बच्चों, इससे पहले आपने पार्ट ए मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लिया है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन आप अब तक रीड कर चुके हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हमारा पार्ट बी शुरू हो रहा है आज से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे मीनिंग, फीचर्स एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस। तो इससे पहले आपने मैनेजमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यहाँ पे भी हमारे पास मैनेजमेंट ही है, लेकिन यहाँ पे हमने मैनेजमेंट किस चीज़ का करना है? फाइनेंस का, यानी वित्त का, धन का, पैसे का। प्रबंध वही है जो हमने आज से पहले पढ़ा, लेकिन प्रबंध यहाँ पे अब किस चीज़ का करना है? पैसे का करना है, यानी धन का करना है। एक संस्था में धन कैसे, कहाँ से आएगा और कहाँ पे उसका उपयोग होगा और कैसे अंशधारियों के बीच में उस धन को बांटा जाएगा, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो प्रबंध में हमने पढ़ा था कौन किस काम को कैसे करेगा, कब करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, नियोजन, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण, फिर निर्देशन, फिर अंत में नियंत्रण। उसी तरह से यहाँ पर भी हम मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट है वित्त का, मैनेजमेंट है धन का, पैसे का, मनी मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा अगर हम फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, इसको टॉपिक को जानने से पहले, वित्त एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है संस्था के लिए। जैसे अगर हम कहें एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए खून की आवश्यकता होती है, रक्त के प्रवाह की आवश्यकता होती है एक मानव शरीर के लिए, उसी तरह से अगर हम कहें व्यवसाय में वही रोल धन का है, पैसे का है, फाइनेंस का है, वित्त का है, कि व्यवसाय को जीवित रहने के लिए जो धन का प्रवाह है, जो वित्त का प्रवाह है, वो लगातार चलता रहना चाहिए। जैसे मनुष्य के शरीर को जीवित रहने के लिए एक खून के, रक्त के प्रवाह की जरूरत है, उसी तरह से व्यवसाय को जीवित रहने के लिए धन का प्रवाह जरूरी है। तो इसलिए उसका उचित तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए। तो अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, इसका अभिप्राय प्रबंध के उस भाग से है जिसका संबंध एक संस्था की वित्तीय गतिविधियों के कुशल नियोजन एवं नियंत्रण से है। बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि आपके लिए हो सकता है ये नया टॉपिक आ रहा है, तो इसलिए इस टॉपिक को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से सुन लेना है। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द एफिशिएंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम सिंपल वे में बात करें तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद इसको किन संसाधनों से, वित्तीय संसाधनों से और कितनी मात्रा में उसको प्राप्त किया जाएगा, और अंत में लाभ के विभाजन की व्यवस्था कैसे की जाती है, ये हम देखेंगे वित्तीय प्रबंध में। सिंपल भाषा में वित्त का प्रबंध कैसे करना है, वित्त का अनुमान लगाना, आवश्यकता का अनुमान लगाना, फिर उस वित्त को विभिन्न वित्तीय संसाधनों से प्राप्त करना, कितनी मात्रा में ये निश्चित किया जाएगा, और अंत में उस वित्त से जो हम लाभ प्राप्त करेंगे उसको हमने कैसे विभाजन करना है, उसको कैसे अंशधारियों के बीच में बांटना है, ये सारा प्रबंध हम करेंगे वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत, साधारण शब्दों में। तो देखिए, वित्तीय प्रबंध में बहुत सारी बातें आएंगी। आप यहाँ पे इसमें हम वित्तीय प्रबंध के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, इस चैप्टर को अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो नेक्स्ट जो पार्ट बी में हमारे पास जितने भी चैप्टर है, इसके बाद जो जितने भी टॉपिक है, वो आप इसी से ही समझेंगे। अगर आप ये टॉपिक क्लियर होता है तो आगे के टॉपिक को समझने में आपको आसानी रहेगी। तो इसलिए इस टॉपिक को आपने पहले अच्छे से उसको क्लियर करना है। तो वित्तीय प्रबंध की अगर हम बात करें,
इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे वित्त से संबंधित डिसीजंस भी आते हैं जिनको हम वित्तीय निर्णय कहते हैं, वो भी हम इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। विनियोग निर्णय, कितना हमने विनियोग करना है स्थायी संपत्तियों के ऊपर या चालू संपत्तियों के ऊपर। उसके साथ साथ वित्त व्यवस्था, जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं कि वित्त की व्यवस्था कहाँ से होगी, यानी पूंजी के साधन जो है वो कहाँ से उपलब्ध करवाएंगे हम अपने व्यवसाय को चलाने के लिए सुचारू रूप से। और अंत में जैसे हम पढ़ रहे इसमें कि अंत में हम लाभांश निर्णय इसमें लिए जाते हैं कि हमने अंशधारियों के बीच में कैसे लाभांश को डिवाइड करना है, कितना लाभ भविष्य के रूप में व्यवसाय में ही संचित करके रखना है। देखिए, इन सारी बातों को हमने अच्छे से मैनेज करना है। जब हम इन सारी बातों को अच्छे से मैनेज करेंगे तभी हम एक व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। अन्यथा प्रबंध का तो आपने पहला पाठ कर लिया, अगर आपने फाइनेंस का अच्छे से प्रबंध नहीं किया तो फिर आपका बिजनेस सफलतापूर्वक नहीं चलेगा। तो इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन जे.एल. मैसी के अनुसार डेफिनेशन अगर हम देखें, वित्तीय प्रबंध व संचालनात्मक प्रक्रिया है जो एक व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त को उपलब्ध कराने तथा उसका प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फाइनेंसेस नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। कि कैसे हमने वित्त का कुशल संचालन करना है और उस वित्त का हमने कैसे प्रभावपूर्ण उपयोग करना है, ये रोल आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वित्तीय प्रबंध का। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध की भूमिका। तो जैसे आप अभी तक जान चुके हैं कि एक वित्त का प्रबंध कैसे किया जाता है, वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है, इसके बाद उस वित्त को प्राप्त करने के लिए विभिन्न वित्तीय संसाधन एवं उनकी मात्रा को निश्चित किया जाता है और अंत में लाभ के विभाजन की व्यवस्था की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वित्त की आवश्यकता का अनुमान, कितना वित्त हमारे पास लगेगा व्यवसाय में, उसका अनुमान लगाना, कितने वित्त की हमें आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें वित्तीय प्रबंध की भूमिका की, तो विभिन्न मदों के निर्धारण में इसकी विशेष भूमिका रहती है। जो वित्तीय विवरणों की विभिन्न मदें हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हमारे जो विभिन्न आइटम्स हैं, उनके निर्धारण में हमने किस आइटम्स पे कैसे वित्त लगाना है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। तो सबसे पहले हम बात करें स्थायी संपत्तियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए, एक व्यावसायिक संगठन के लाभों में स्थायी संपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, स्थायी संपत्तियों के बगैर हम व्यवसाय को नहीं चला सकते हैं, एक संगठन को नहीं चला सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि स्थायी संपत्तियों में हमने कुल विनियोग कितना करना है। स्थायी संपत्ति के लिए जब हम बजट का प्रावधान करेंगे, जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, याद रखना आपने, स्थायी संपत्तियों में जब हम पूंजी लगाते हैं उसको हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, कैपिटल बजटिंग निर्णय भी उसको कहा जाता है कि कैसे हमने स्थायी संपत्तियों के ऊपर कितना विनियोग करना है, इसका निर्धारण हमें पहले ही लगाना पड़ेगा और उसके लिए हमें पूंजी की व्यवस्था फिर उसके बाद करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ स्थायी संपत्तियों के साथ साथ चालू संपत्तियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के व्यवहार करने के लिए चालू संपत्तियों की आवश्यकता होती है। तो वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत चालू संपत्तियों में कुल विनियोग तथा प्रत्येक चालू संपत्तियों पर विनियोग का निर्धारण वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है कि चालू संपत्तियों में हमने कितना वित्त का भाग यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। फिर उसके साथ बात करें दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्त किस अनुपात में लगाया जाएगा, किस अनुपात में प्राप्त किया जाएगा और किन स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा, इसके अनुपात का निर्धारण भी हमें पहले ही करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे जो कुछ भी हम कार्य करेंगे वो हमारा वित्त से संबंधित रहेगा, पैसे से संबंधित रहेगा। साथ में इसके अंतर्गत
दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अगर हम दीर्घकालीन वित्त के स्रोतों से पूंजी इकट्ठा करते हैं, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों की अगर हम बात करें, समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचित लाभ, ऋण पत्र या दीर्घकालीन ऋण, ये कुछ एक मुख्य सोर्सेज है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। किस स्रोत से कितने रेशो में, कितनी मात्रा में हमने वित्त इकट्ठा करना है, पूंजी इकट्ठा करनी है, इसका निर्धारण भी हमें पहले ही किया जाना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत। और लाभ हानि के विभिन्न मदों का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वित्तीय निर्णयों में लाभ हानि की मदें भी शामिल रहती है। अगर हम बात करें, ब्याज का संबंध ऋणों की राशि से है और डेप्रिसिएशन का संबंध दीर्घकालीन संपत्तियों की राशियों से है। कटौती का संबंध तरलता की संपत्ति से है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बहुत सारी आइटम्स होती है जिन मदों का हमने निर्धारण करना होता है पहले ही, तो ये आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो इन विभिन्न मदों के ऊपर जो वित्तीय प्रबंध है वो महत्वपूर्ण डिसीजन लेता है कि कितना बजट हमने किस एसेट्स के ऊपर लगाना है। तो इसका निर्णय सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, जो एक वित्तीय प्रबंध करता है, वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। तो ये था हमारा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल डिसीजंस का, वित्तीय निर्णय का। देखिए, जब हम रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कि किस संपत्ति के ऊपर कितना हमने विनियोग करना है, पूंजी के विभिन्न स्रोतों का अनुपात क्या रहेगा, चालू संपत्तियों का कितना निर्धारण किया जाएगा, दीर्घकालीन अल्पकालीन वित्त के स्रोतों का अनुपात किस रेशो में किया जाएगा, दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों का अनुपात किस रेशो में किया जाएगा। तो इस संबंध में हमें निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं। तो वही डिसीजन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 3 डिसीजन हमारे पास आएंगे: विनियोग निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वित्त निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजंस, लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजंस। तो इनका हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा विनियोग निर्णय। फाइनेंस मैनेजमेंट में पहला जो डिसीजन रहेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, विनियोग निर्णय। देखिए, विनियोग निर्णय की अगर हम बात करें, कहीं पर हमने जब पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए या लाभ कमाने के लिए जब हम धन का विनियोग करते हैं, इसका अभिप्राय उन संपत्तियों के चयन से है जिनमें एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि कहीं पर जब हम पैसा लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाते हैं तो उसको हम विनियोग कहते हैं। तो यहाँ पर हमने धन लगाना है संपत्तियों के ऊपर, तो हमने उन एसेट्स का सिलेक्शन करना है जिसके ऊपर हमने पैसा लगाना है लाभ कमाने के लिए। इट रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच मनी इज इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। हमारा जो विनियोग निर्णय है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म आपको पता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन जब हम लेंगे तो वो हमारा स्थायी संपत्तियों के ऊपर रहेगा, जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी कह रहे हैं। और जो हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, वो हमारा रहेगा चालू संपत्तियों के ऊपर, यानी दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए। तो अगर हम बात करें विनियोग निर्णय की, तो विनियोग निर्णय जब किया जाएगा तो उसमें हम देखेंगे दीर्घकालीन संपत्तियों के ऊपर कितना विनियोग करना है और अल्पकालीन संपत्तियों के ऊपर कितना विनियोग करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस विच इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड आर इन्वर्सिबल एक्सेप्ट at a huge cost. Short term investment decisions are called working capital decisions, which affect day to day working of a business. It includes the decisions about the levels of cash, and receivables. तो विनियोग निर्णय जो है वो हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म
जो एसेट्स हमारी होती है दीर्घकालीन और अल्पकालीन, इनके ऊपर हमने कितना विनियोग करना है उसका निर्णय लिया जाता है। तो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय की अगर हम बात करें, दीर्घकालीन संपत्तियों में हमने कितना विनियोग करना है जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, और अल्पकालीन संपत्तियों की अगर हम बात करें जिसके ऊपर हमने कितना विनियोग करना है उसको हम अल्पकालीन विनियोग निर्णय कहते हैं, जिसे हम कार्यशील पूंजी का प्रबंध भी कहा जाता है। तो इसमें अल्पकालीन संपत्तियों में हमने कितना विनियोग करना है, जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स एटसेट्रा, ये चीज़ें आती है कि कितना कितना हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो इस उद्देश्य के लिए इन संपत्तियों की प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी की तुलना भी की जाती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंतर्गत। तो सिंपल वे में अगर हम बात करें लास्ट में कि विनियोग निर्णय में हम क्या करते हैं, किस संपत्ति के ऊपर कितना विनियोग करना है उसका चयन करना है। संपत्तियों का चयन है जिसमें एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है। एक व्यवसाय जब धन का विनियोग करता है, वित्त का विनियोग करता है, वो स्थायी संपत्तियों के ऊपर कितना विनियोग करना है और अल्पकालीन संपत्तियों के ऊपर कितना विनियोग करना है, जिसको हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कहते हैं। तो ये निर्णय लिया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टिंग डिसीजंस के अंतर्गत। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब हम वो विनियोग निर्णय लेंगे, दीर्घकालीन और अल्पकालीन विनियोग निर्णय जो हम लेंगे, तो हमें कुछ एक बातों का ध्यान में रखना होता है, या कुछ एक ऐसे घटक होते हैं जो इस विनियोग निर्णय को प्रभावित करते हैं। दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों की बात करें, सबसे पहले हम देखना पड़ेगा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना का रोकड़ प्रवाह। कि हमने देखना है कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम विनियोग कर रहे हैं वहां पर कैश फ्लो कैसा है। जैसे पूंजी बजटिंग की अगर हम बात कर रहे थे, दीर्घकालीन पूंजी विनियोग जब हम करते हैं कहीं पे, दीर्घकालीन संपत्तियों में जब हम विनियोग करेंगे तो इन संपत्तियों पर अनेक वर्षों तक रोकड़ का आना व जाना लगा रहता है। विनियोग की जाने वाली धनराशि को कैश इनफ्लो, धनराशि को जब हम विनियोग करते हैं वो कैश आउटफ्लो है। जब हम वहां से आय हमें प्राप्त होगी उसको हम कैश इनफ्लो कहते हैं। तो वो विनियोग निर्णय अंतिम फैसला लेने से पहले हमें उस चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा, कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो का। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं, विनियोग कर रहे हैं, वहां से कैश प्रवाह और कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो कैसा रहेगा, कैश का अंतर्वाह और कैश का बहिर्वाह कैसा रहेगा, ये हमें पहले ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ में आय की दर, रेट ऑफ रिटर्न, जहां पर हम विनियोग कर रहे हैं, विनियोग निर्णय हम ले रहे हैं, वहां से हमें आय की दर क्या रहेगी। जिस परियोजना के ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं वहां की संभावित आय और जोखिम की दर, इस आधार पर हम देख सकते हैं आय की मात्रा। तो आय की दर भी देखनी पड़ेगी जहां पे हम विनियोग निर्णय ले रहे हैं। और साथ में संबंधित विनियोगी कसौटी, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। जब एक निवेशक दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग करता है तो उसकी अनेक कसौटियां हो सकती है। ये है, देखिए कुछ एक कसौटियां, क्राइटेरिया क्या है, आवश्यक धनराशि, ब्याज की दर, आय की दर, रोकड़ प्रवाह एटसेट्रा। ये सभी तब निर्धारित करते हैं कि कोई विशेष विनियोग हमने करना है या नहीं। इस उद्देश्य के लिए पूंजी बजटिंग मेथड का प्रयोग, हम टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसको लागू करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो ये हमारे कुछ एक घटक थे जिनको हमने ध्यान रखना है जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे।